सो व्हाट्सअप गाइस, आज आपका टॉपिक रहने वाला है साइकोलॉजी। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है सीडीपी की, है ना, जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो हमने सेकंड यूनिट से स्टार्ट करा था क्लास को। सेकंड यूनिट में आपकी कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम फर्स्ट यूनिट पर बात करेंगे। इसकी ये 2 से 3 क्लास में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत ही छोटी सी यूनिट है जिसमें हमें साइकोलॉजी क्या है वो सब, उसके मेथड क्या है, ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, यही सब जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे साइकोलॉजी में कि साइकोलॉजी क्या होती है ना। एक टर्म है साइकोलॉजी, वो होती क्या है, जिसके बारे में आप इतना सब कुछ पढ़ते हैं, वो साइकोलॉजी है क्या। ठीक है, साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब इसमें क्या करते हैं, आप स्टडी करते हैं मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर के अलग अलग संदर्भ में। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारा मेंटल प्रोसेस, सेकंड हमारा एक्सपीरियंस, एंड थर्ड हमारा क्या रहेगा, बिहेवियर। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं किसमें, साइकोलॉजी में। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स क्या होता है। स्टिमुलस होता है, देखो आपको भूख लगती है ना, तो उसके बाद क्या होता है, उस भूख से क्या होता है, स्टिमुलस आता है ना, आपके मुंह में लार आती है। आप गोलगप्पे को देखते हैं तो आपके मुंह में लार आ जाती है। ठीक है, स्टिमुलस मतलब आपको देख भूख लगी है, स्टिमुलस है ना, फिर उसके बाद लार आई तो आपने क्या किया, रेस्पॉन्स किया। ठीक, तो उसके बाद अगर हम इसको देखें दो पार्ट में विभाजित है। दो कौन कौन से 2 पार्ट, एक हमारा इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल की अगर हम बात करें तो इंटरनल वो है जैसे कि हमें भूख लगती है। ठीक है, तो हमें भूख लगी, हमने गोलगप्पे देखे, फिर उसके बाद हमने रेस्पॉन्स किया, है ना, लार हमारी बाहर आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंटरनल है। उसके अलावा एक्सटर्नल में क्या आएगा, जैसे हमें गाड़ी लेनी है ना, लोगों के पास बहुत बड़ी महंगी महंगी गाड़ी है, तो आपका भी इच्छा होती है कि हमारे पास भी गाड़ी हो, है ना, अच्छा एक बंगला हो। तो यही सब चीजें होती हैं, तो ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल है। ठीक है, इंटरनल तो वो है हमारा जो हमारे अंदर से आ रहा है, हमें भूख लग रही है ना। एक्सटर्नल वो है जो हमारे बाहर है ना, अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी क्या होता है ना। साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 वर्ड हैं, साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, साइको प्लस लोगोस। ठीक है, साइको प्लस लोगोस। ठीक है, तो लोगोस का मतलब क्या होता है, हमारा स्टडी। लोगोस का मतलब क्या होता है, हमारा स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किस चीज की। साइको का मतलब क्या है, सोल। ठीक है, अगर हम 16th सेंचुरी की बात करते हैं तो अरस्तु एक नामक व्यक्ति रहे हैं, जिसको एरिस्टोटल नाम है जिनका, है ना, एरिस्टोटल नामक एक व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने 16th सेंचुरी में बोला था कि साइको का मतलब क्या है, हमारा सोल है। 16th सेंचुरी में बोला कि साइको का मतलब क्या है, हमारा सोल है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई, इन्होंने जब ये बोला कि साइको का मतलब सोल है, तो इन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, हमारा साइकोलॉजी क्या है, एक पार्ट है किसका, फिलोसॉफी का, है ना। फिलोसॉफी का, ये जो आप पूरी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं किस चीज का पार्ट है, फिलोसॉफी का। तो फिलोसॉफी का पार्ट है साइकोलॉजी, जिसको हमने क्या बोला है, मदर ऑफ साइंस। ठीक है, इसको बोला मदर ऑफ साइंस बोला गया है। ठीक, तो उसके बाद जब इसके बाद 17th सेंचुरी आई तो इसका नाम बदल करके इसका मीनिंग क्या हो पड़ गया, साइको का मीनिंग फिर क्या पड़ गया, माइंड, है ना, माइंड। ठीक है, इसका मीनिंग पड़ गया माइंड। तो ये माइंड किसने दिया, है ना, साइको का मतलब माइंड किसने दिया, तो उसे वो दिया हमारा पेस्टोलॉजी ने, पेस्टोलॉजी ने। ठीक है, पेस्टोलॉजी ने दिया हमारा साइको का मतलब माइंड। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आज के टाइम पे, है ना, जो हमारा मॉडर्न टाइम पीरियड चल रहा है, तो आज के टाइम पर इस साइको का मतलब, साइकी का मतलब क्या है हमारा,
क्या है, बिहेवियर। ठीक है, ये बदल करके क्या हो गया, बिहेवियर। तो क्या था, सबसे पहले हमारे 16th सेंचुरी में अरस्तु नामक व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इसका मतलब दिया सोल। ठीक है, आत्मा। ठीक है, उसके बाद ये बदल करके क्या हुआ, जब ये सोल दिया था ना तो उन्होंने बोला था कि ये क्या है, मदर ऑफ साइंस है। ठीक है, साइकोलॉजी क्या था, फिलोसॉफी का पार्ट था, तो इसको उन्होंने बोला था कि ये मदर ऑफ साइंस है। ठीक है, उसके बाद हमारी 17th सेंचुरी आई जब पेस्टोलॉजी ने क्या बोला, इसका मतलब क्या है, माइंड है। ठीक है, उसके बाद अब आज के मॉडर्न जमाने में इसका मतलब क्या है, बिहेवियर। ठीक है, तो आजकल के फ्यूचर में क्या है, बिहेवियर की बात होती है। हम क्या करते हैं, पनिशमेंट, रेइंफोर्समेंट की बात करते हैं, ये सारे व्यवहार अध्ययन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, बिहेवियर से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की बातों को जानते हैं। तो आप लोगों को नजर आ रही है डेफिनेशंस जो अलग अलग हमारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी है ना। तो सबने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, तो आइए थोड़ा जानते हैं। तो वॉटसन ने क्या बोला है, वॉटसन की स्टेटमेंट है, साइकोलॉजी इज द प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर। उन्होंने बोला है साइकोलॉजी क्या है, प्योर साइंस है। साइंस है किसका, बिहेवियर का। और वॉटसन क्या है, हमारे फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। किसको बोला है, वॉटसन है ये हमारे। ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है, वॉटसन। ठीक है, उसके बाद आता है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने क्या बोला, उनकी स्टेटमेंट है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। तो ऊपर क्या था, उन्होंने प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर बोला था वॉटसन ने, लेकिन स्किनर ने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि ये स्टडी है किस चीज की, बिहेवियर और एक्सपीरियंस की। तो ये दोनों का मिश्रण है, मतलब कि दोनों की स्टडी है, बिहेवियर और एक्सपीरियंस की। ठीक है, फिर एक नए व्यक्ति आते हैं हमारे, मैकडोगल। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, साइकोलॉजी इज द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ बिहेवियर। मतलब कि प्रैक्टिकल साइंस है ना, स्टडी करते हैं लेकिन हम प्रैक्टिकल वे में स्टडी करते हैं, तो उसको बिहेवियर की। ठीक है, तो उसको बोला है मैकडोनल्ड ने, उसको साइकोलॉजी का नाम दिया है। ठीक है, प्रैक्टिकल तौर पे हम जब स्टडी करते हैं साइकोलॉजी की, उसको मतलब बिहेवियर की, उसको हमने साइकोलॉजी का नाम दिया है। उसके बाद आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या बोला है, मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, तो इन्होंने एनवायरमेंट को तवज्जो दी है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं फर्स्ट लेबोरेटरी हमारी साइकोलॉजी की कहां बनी, किसने बनाई, कब बनाई। ठीक है, तो उसके बारे में विस्तार में जानते हैं थोड़ा। तो देखो, फर्स्ट साइकोलॉजी हमारी कब बनी है, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। तो फर्स्ट लेबोरेटरी की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारी किसने बनाई थी, विल्हेल्म वुंट ने। जी हाँ बच्चे, बिल्कुल सही बोला आपने, विल्हेल्म वुंट ने। ठीक है, तो इसके बाद ये कब बनाई गई, ठीक है, तो ये कब बनाई थी, 1879 में। 1879 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये कहां पर बनाई गई थी, जर्मनी में एक लीपजिंग नाम की जगह है, लीपजिंग नाम की जगह है, कहां पर, जर्मनी में, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वहां पर ये लैब बनाई गई थी। ये तो है फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, मतलब कि अगर हम सिर्फ फर्स्ट लेबोरेटरी की बात करते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सिर्फ अपने भारत देश की बात करता हूं, तो अगर हम फर्स्ट लेबोरेटरी की बात करते हैं भारत देश में, तो वो किसने बनाई। उससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि ये जो विल्हेल्म वुंट है, ये क्या है, हमारे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, ये फादर है किसके, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर बोला गया है इन्हें, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है,
विल्हेम वुंड को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोला गया है। इसके बाद जब हम बात करते हैं अपने भारत देश की, तो वहां पर सबसे पहले फर्स्ट लेबोरेटरी कब बनी है? फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में पहली लेबोरेटरी साइकोलॉजी की कब बनाई? 1916 में। 1916 में किसने बनाई? डॉक्टर एन सेन गुप्ता। डॉक्टर एन सेन गुप्ता। ठीक है, डॉक्टर एन सेन गुप्ता नाम के एक व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने भारत देश में फर्स्ट लेबोरेटरी की स्थापना करी। कब करी? 1916 में। किस जगह पर? कलकत्ता, है ना। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, पहली लेबोरेटरी जो हमारी भारत की है। ठीक है, तो हमारी दो तरह की ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स दे रखी हैं, जो है हमारी fMRI, जिसको हम बोलते हैं क्या? फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और फंक्शनल MRI। ठीक है, इसके बाद EEG, जो क्या है हमारी एन इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसकी हम रियल टाइम में स्टडी करते हैं। ये क्या करती है? स्टडी करती है ब्रेन प्रोसेस की। ठीक है, रियल टाइम में। अब हम जानते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को, है ना। अब हमने साइकोलॉजी को तो जान लिया, तो अब एजुकेशनल साइकोलॉजी को जानने की बारी आती है। ठीक है, तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन रहे हैं हमारे? E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक जो है हमारे फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी रहे हैं हमारे। ठीक है, मनोविज्ञान के नियम, ठीक है, सिद्धांतों का प्रयोग शैक्षणिक वातावरण में बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट से ज्यादा संबंधित है। मतलब एजुकेशनल क्या है? कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि संदर्भ की बात होती है। ठीक है, तो जेम्स ड्रेवर के हिसाब से क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बिहेवियर साइंस। ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, या एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, है ना। इन विच हाउ यू विल स्टडी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, जहां पर आप एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं विद द यूज ऑफ, है ना, जो साइकोलॉजी की रिसर्चेस हैं, एक्सपेरिमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वेज है, प्रिंसिपल्स है, ठीक है, उनका इस्तेमाल करके करते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो मेथड कौन कौन से मेथड हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन मेथड है हमारा, उसके अलावा सेकंड हमारा एक्सपोजिशन मेथड है। फर्स्ट हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड। जब आप ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, ठीक है, इस मेथड में आप हर चीज में क्या करेंगे? ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सपोजिशन मेथड। ठीक है, एक्सपोजिशन, जिसमें आप डिटेल्ड स्टडी करते हैं। एक्सपोजिशन मेथड जिसमें आप डिटेल्ड स्टडी करते हैं। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? ऑब्जर्वेशन मेथड। देखिएगा ऑब्जर्वेशन मेथड में कौन कौन से मेथड हमारे आते हैं। फर्स्ट हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड, सेकंड क्या है हमारा? ऑब्जर्वेशन, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, थर्ड हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड, फोर्थ हमारा फील्ड स्टडी मेथड। तो जब हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड की बात करते हैं, जब आप आराम से शांति से बैठते हैं ना, अकेले में बैठे हुए हैं, शांति से सोच रहे हैं कुछ भी चीज, तो आप क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, कुछ चीजों को एनालाइज करते हैं अपने ही दिमाग में, अपने ही अंदर। वो क्या होता है? हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, मतलब जब अपने ही अंदर, आप अपने ही अंदर फील कर रहे हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या थॉट्स कर रहे हैं, आप सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या होता है? हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, तो इसी मेथड को हमने सबसे ओल्डेस्ट मेथड बोला है ना। सबसे हमारा ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड।
तो उसके बाद हमारा आता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। जब आप बाहर देख रहे हैं ना चीजों को, ठीक है, जब हम बाहर देखते हैं चीजों को, बाहर ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ट्रेन जा रही है उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, ठीक है, या कोई भी बस जा रही है, कुछ भी XYZ जो हम बाहर देखते हैं, मतलब खुद के अंदर जो करते हैं वो तो हमारा इंट्रोस्पेक्शन हो गया। जो हम बाहर वातावरण में देख रहे होते हैं चीजों को, तो उसमें जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमारा हो जाता है एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड वो होता है हमारा जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका आजकल तो बड़ा रील पे वो चल रहा है ना, भाई फोन आया है, फोन को ऊपर से गिरा के देखेंगे और उस पर पानी डाल करके देखेंगे कि भाई वाटर प्रूफ बोल दिया, तो ये वाटर प्रूफ सही में है कि नहीं है, उसमें पानी डालकर देखेंगे इसके अंदर पानी तो नहीं जाता, ये खराब तो नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंट है ना, तो इसी को हम एक्सपेरिमेंटल मेथड बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा फील्ड स्टडी मेथड। तो आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, सपोज आप टीचिंग में अभी जा रहे हैं, तो टीचिंग की फील्ड है, तो आप जब जाएंगे तो वहां पर हर एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे, है ना। जब टीचिंग मेथड है, आपको टीचर बनना है, तो आप स्कूल में जाते हैं, आपकी इंटर्नशिप होती है, तो आप क्या करते हैं वहां पर हर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, किस चीज में, किस संदर्भ में, है ना। फील्ड स्टडी है, कौन सी फील्ड में कर रहे हैं, टीचिंग में कर रहे हैं, आपको टीचर बनना है, तो वहां पर स्कूल में जाकर आपको टीचिंग में हर चीज में ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे को कब क्या चाहिए, है ना, क्या आवश्यकता होती है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आती है आप में, ठीक। तो आपको क्या क्या होना चाहिए, आपकी क्या क्या ड्यूटी रहती है, क्या क्या मोरालिटी है एक टीचर में, टीचर को क्या क्या चाहिए, ठीक है, ये सारी बातें आप जानते हैं किसमें, फील्ड स्टडी में। तो उसके बाद हमारा आता है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक्सपोजिशन मेथड। एक्सपोजिशन मेथड क्या है हमारा, देखिएगा एक्सपोजिशन में हमारे कितने पॉइंट्स हैं, हमारे टोटल 9 पॉइंट्स हैं। तो हम फर्स्ट जानते हैं हमारा केस स्टडी मेथड क्या होता है। केस स्टडी मेथड वो होता है जब आप डॉक्टर हैं, है ना, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, अगर वो आपसे पहले से ही चलती आ रही है, तो वो पूरी अपनी केस स्टडी करते हैं ना, आपके बारे में जानते हैं कि ये दिक्कत आपको कब से है ना, कब से आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, और ये कब से चलती आ रही है, क्या ये फैमिली में पहले किसी को थी, है ना, जनरेशन टू जनरेशन तो नहीं है, हेरिडिटी में तो नहीं है। तो उस पूरी क्या करते हैं, पूरी केस स्टडी करते हैं। और अगर हम कानून में बात करें, मतलब कि लॉ की बात करते हैं, एक वकील क्या करता है, जब उसके पास कोई केस आता है तो वो क्या करता है, उसकी पूरी डिटेल स्टडी करता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केस स्टडी, है ना। उसके बाद आता है हमारा सर्वे मेथड। सर्वे मेथड क्या होता है, जैसे कि आपका कोरोना काल आया था, तो क्या कर रहे थे, ड्यूटी लगी हुई थी लोगों की कि वो घर घर में जाकर चेक कर रहे थे कि किसी को कोरोना तो नहीं है। तो उसके बाद सर्वे के बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है, ठीक है। पहले आपको पता चला कि भाई अभी क्या था, 1000 लोगों को कोरोना है ना। उसके बाद आपको थोड़े टाइम बाद आपने सर्वे किया, 1 महीने बाद सर्वे किया, तो उसमें क्या हुआ कि भाई कोरोना के पेशेंट कम हो गए, ठीक है, 500 बचे, 100 बचे। तो उसको आप क्या, इसको मेथड को क्या बोलते हैं, आपका सर्वे मेथड, ठीक है, सर्वे कर करके जो सीखते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंपैरेटिव मेथड। आपने अलग अलग उसके ब्लड ग्रुप ले लिए, सपोज करो आपने अलग अलग सेक्शन के ब्लड ग्रुप ले लिए, ठीक है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं कि भाई कि कौन सा ज्यादा अच्छा है ना, किसका ब्लड ज्यादा प्योर है, ठीक। ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, कंपैरेटिव मेथड। उसके बाद हमारा आता है साइको एनालिटिक मेथड, ठीक है। साइको एनालिटिक मेथड में लास्ट क्लास जो हमारी रही थी सिगमंड फ्रॉइड की, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड क्या है, हमारे साइको एनालिसिस, ठीक है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस बोला जाता है जिनको, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे मन का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम अपने मन का विश्लेषण करते हैं, आप खुद के ही मन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, चाहे वो ड्रीम एनालिसिस हो, चाहे वो वर्बल या फ्री एसोसिएशन हो, ठीक है। चाहे आप अपने दिमाग में आपको क्या सपने आ रहे हैं, है ना, उसको एनालाइज कर रहे हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, है ना, अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, ड्रीम एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कभी सोते हुए सपने देख रहे हैं, वो सारी बातें जो आप खुद के साथ ही एनालाइज करते हैं। उसके बाद आता है आपका साइकोफिजिकल मेथड, यानी आपके मन और फिजिकली आप कैसे एक्ट कर रहे हैं, है ना, तो वो आता है हमारा फिजिकल मेथड, आपकी एक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या है हमारा, यानी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। आप जाते हैं जॉब के लिए, तो आपको क्या होता है, वो इंटरव्यू लेते हैं, सामने कोई बैठा होगा आपके, वो आपका एक प्रॉपर इंटरव्यू लेगा, वो जानेगा
कि आप जिस पोस्ट के लिए आपको हायर किया जा रहा है कि आप उसके लिए लायक हैं कि नहीं है। तो आपसे वो कुछ क्वेश्चनिंग करेगा, वो जानेगा, आपके माइंड को पढ़ने की, आपके थॉट प्रोसेस को पढ़ने की कोशिश करेगा। वो जानेगा कि आप इस पोस्ट के लायक हैं, कि आप इस पोस्ट के लेकर के इसको आप काम को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आपका एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद आता है जेनेटिक मेथड। तो जेनेटिक मेथड क्या है? इसमें आपके आनुवंशिक या विकास विधि डीएनए से लेकर पता नहीं क्या क्या टेस्ट करे जाते हैं, है ना। मतलब कि इसमें जेनेटिक मेथड होता है आपका हेरिडिटी से संबंधित होता है, ठीक है। तो हेरिडिटी से संबंधित है कि आपको बीमारी पहले से तो नहीं चली आ रही, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हेरिडिटी से संबंधित होती है, वो हमारा जेनेटिक मेथड में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक जो है हमारे, वो क्या प्रयोग करते हैं, पहले चूहे वगैरह पे प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद इंसानों पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वो प्रोसेस सही निकला है ना, कोई हार्म नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या करते हैं, इंसानों पर वो दवाई लाई जाती है। कोई भी दवाई मिलती है, बनती है, एंटीडोट बनती है, तो सबसे पहले जानवरों पर, चूहों पर या जानवरों पर रिसर्च होती है उसकी, है ना, उनको देते हैं, उसके बाद हम इंसानों को देते हैं, ठीक है। तो ये भी हम आपका हो गया। उसके बाद आता है हमारा क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड क्या है हमारा, कहीं आपको कोई बीमारी है ना, कोई एब्नॉर्मल बिहेवियर है आपका, ठीक है, उसका निदान किया जाएगा, ठीक है, डायग्नोज किया जाएगा उसको। तो ये है हमारा क्लिनिकल मेथड। अब हम ये सब कुछ जान लिया, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया हर चीज का, ठीक है, किसको हम क्या बोलते हैं। अब थोड़ा थोड़ा उसको डीप में जान लेते हैं। डीप में मतलब कि उसको अच्छे से एक एक करके बात कर लेते हैं उनकी। चलिएगा, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड को जानते हैं अब हम। ये किसने दिया है हमारा, प्रोपाउंडेड बाय ईबी टिचनर। तो ईबी टिचनर नामक एक व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने क्या दिया है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं, आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, खुद ही ऑब्जर्व करते हैं हर चीजों को, अपने ड्रीम एनालाइज करेंगे, हर चीज खुद ही करते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड है। सबसे पहले तो एक बात देखो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर होता है। ऑब्जेक्टिव होता है हमारे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक है, उसमें एक करेक्ट होगा जिसको आपने टिक लगाना होता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। इसके अलावा ट्रू फॉल्स भी हमारा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ना। मतलब कि एक क्लोज एंडेड फॉर्म, है ना। अगर ओपन एंडेड की बात करते हो तो हमारा सब्जेक्टिव होता है, जिसमें हम एक ही चीज के 4-5 तरह से सोच सकते हैं, है ना। हर व्यक्ति का अपना अलग विचार रख सकता है वो उस पर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं सब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। उसके बाद आपका सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर इज द सेम पर्सन। मतलब कि आप क्या करते हैं, आप खुद ही सोच रहे हैं, है ना, खुद ही सोचते हैं, खुद ही एनालाइज करते हैं, तो आप सब्जेक्ट भी खुद ही हैं उसमें, और इन्वेस्टिगेटर भी खुद ही हैं, है ना, खुद ही एनालाइज करते हैं, खुद ही ऑब्जर्व करते हैं कुछ भी चीजों को सोच के, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला है, ओल्डेस्ट मेथड बोला है, किसका, साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी का सबसे ओल्डेस्ट मेथड बोला गया है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। देखिएगा अब हमारा सेकंड क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड। ये किसने दिया है हमारा, प्रोपाउंडेड बाय वॉटसन। ये हमारा वॉटसन ने दिया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, हेल्पफुल वेयर एक्सपेरिमेंट्स कैंट बी कंडक्टेड, ठीक है, कि वहां पर हेल्पफुल होता है जहां पर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट नहीं कराया जा सकता, ठीक है। ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, प्रकृति में, एनवायरमेंट में ऑब्जर्व करके जो हम सीखते हैं उससे रिलेटेड है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है मतलब कि सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, क्लोज एंडेड है। आप कुछ चीजें सीख रहे हैं, किसी का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, तो आप क्या है, आप देख रहे हैं कि अच्छा इससे ये हुआ, इससे वो हुआ, तो आपको एक फील्ड है, एक मतलब कि एक लिमिटेड चीज है जो उसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो आप सीख रहे हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन को जानते हैं, ठीक है। नेचुरलिस्टिक में क्या होता है, बच्चा नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या करता है, अपने हिसाब से एक्टिविटी कर रहा है ना, और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, डाटा अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये क्या हमारा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। बच्चा एक्टिविटी करता है तो हम उसे देखते रहते हैं और अपना रिकॉर्ड करते हैं कि भाई इसको किस चीज में इंटरेस्ट है, वो हम उससे पता लगा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी आप क्या करते हैं, आपका कोई उद्देश्य होता है ना, ये आपका कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको ये चीज करनी है ना, तो क्या करते हैं आप, ठीक है, बच्चे को क्या करते हैं, उसको कोई एक्टिविटी कराते हैं,
ठीक है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, दैट मीन्स आपका पहले से ही एक ऑब्जेक्टिव सेट था कि आप क्या करेंगे, ठीक है, इस काम को कराया जाएगा और क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करके देख, उससे पूछताछ करेंगे, फिर देखेंगे, ठीक है, ये क्या जवाब देगा, है ना। तो उससे आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चे का थॉट पता चलेगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा कि वो क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड, जो हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखिएगा, तो अब हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा क्या रहेगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसमें क्या है, ये हमारा किसने दिया है, विल्हम वुंट ने, ठीक है। यह क्या करते हैं, विल्हम वुंट ने दिया है एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें क्या होता है, यह व्यवहार अध्ययन का सबसे उद्देश्यपूर्ण तरीका है, ठीक है। यानी आप ऑब्जेक्टिवली क्या करते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं व्यक्ति के व्यवहार को एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। इसमें क्या कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उनको जानते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब कि आप कुछ भी, आपके पास सपोज करो एक केस है आपके पास, है ना, तो उसमें क्या है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये जानना है एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि इसमें क्या क्या दिक्कत है ना, क्या क्या प्रॉब्लम है उसकी, है ना। आइडेंटिफिकेशन करते हैं आप, क्या क्या प्रॉब्लम है उसकी, है ना। फिर उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, कि आपने प्रॉब्लम जानी उसकी, फिर उसके बाद आपने क्या करा, सोचा कि हाँ इसकी ये वजह हो सकती है इस प्रॉब्लम की, है ना, ये इतनी तरीके की वजह हो सकती है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है ना, 3-4 तरीके के सोच लिया आपने। उसके बाद करते हैं डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या करते हैं, आप डिजाइन करते हैं कि हाँ हम इस तरीके से इसका निदान पा सकते हैं, मतलब इस प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, आप टेस्ट करते हैं, है ना, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। फिर आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, है ना, बच्चे का एक तरह टेस्ट ले रहे हैं। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, एनालाइज करेंगे रिजल्ट को, ठीक है। एनालाइज करेंगे मतलब कि पार्ट्स में तोड़कर देखेंगे रिजल्ट को, जो आपका रिजल्ट आया, आपने क्वेश्चनिंग करी, है ना, एक पूरा डिजाइन तैयार करा था, आपने क्वेश्चंस तैयार करे थे कि हाँ ये पूछना है, फिर उसका जो रिजल्ट आया निकल करके उसको एनालाइज करा पूरा कि हाँ कि कौन सा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, कि ये मैंने 4-5 तरीके बताए थे कि ये हो सकते हैं, तो उसमें से कौन सा सही है ना। तो उसके बाद हमारा 6th क्या है, इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन ऑफ रिजल्ट्स। मतलब क्या, यहाँ पर क्या करते हैं, आप इंटरप्रेट करते हैं कि आपका रिजल्ट का क्या निष्कर्ष निकल कर आया, है ना, आपका जो रिजल्ट आया उसका क्या निष्कर्ष निकल कर आया, उसको आप फिर क्या करते हैं, इंटरप्रेट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट केस स्टडी मेथड, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट। चलिएगा, तो केस स्टडी मेथड की बात करते हैं। कि हमारा किसने दिया है, फ्रेडरिच लेप्ले, है ना, फ्रेडरिच लेप्ले ने दिया है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, केस हिस्ट्री करते हैं, है ना, केस स्टडी करेंगे, ठीक है, किसी व्यक्ति की, समूह की या घटना की, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका इंटरव्यू लेते हैं, है ना, आप कुछ केस स्टडी करते हैं, उसमें क्या होगा आपका, इसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करते हैं और उसका फिर निष्कर्ष निकालते हैं, है ना। केस हिस्ट्री में क्या करते हैं, उसको पूरा रीड आउट करते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि आपको केस स्टडी करनी है। आपके पास एक पूरी, सपोज करो एक फाइल है, पूरी प्रिंटेड फाइल है, उसमें आपको सारी डिटेल दी गई है उस केस की, जिसकी आप हिस्ट्री जान रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल दी गई है। तो आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं ना, डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 5th, जो है हमारा सर्वे मेथड, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, ये क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एक बहुत ही बड़े स्केल पे, है ना, एट अ लार्ज स्केल पे, ठीक है। जैसे कि आपको लोगों की जनसंख्या पता लगानी है कि भारत देश में लोगों की जनसंख्या कितनी है, तो आप टीम तैयार करेंगे कि भाई इस जगह पर, इस स्टेट में ये लोग जाएंगे, इस स्टेट में ये लोग जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, लोगों के घर घर जा करके चेक करेंगे कि भाई तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, है ना, उस पर टिक लगाते जाएंगे, फिर उसके, है ना, इस तरीके से करेंगे। फिर ठीक है, क्वेश्चनिंग करेंगे, है ना। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, क्वेश्चनर, मतलब कि क्वेश्चन करेंगे कि भाई तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तुम्हारे घर पे टीवी है, फ्रिज है, या फिर हम पता लगाना है कि सोसाइटी में मतलब कि स्टेटस क्या है लोगों का, है ना, इकोनॉमी स्टेटस क्या है, लोगों के घर में क्या क्या है क्या नहीं है। तो उसके हिसाब से क्वेश्चनिंग बनाते हैं ना, चेक लिस्ट, एक हम लिस्ट तैयार करते हैं कि हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछने होते हैं। रेटिंग स्केल, आप उसका रेट कर सकते हैं, जैसे 1 में से 10 में से आपसे पूछ लिया कि भाई ये हमारी सरकार है, ये अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही, है ना, तो आपके अकॉर्डिंग आप इस सरकार को कितनी रेटिंग देंगे 10 में से, है ना। तो वो अपने अपने इंडिविजुअल, मतलब अपने दृष्टिकोण से वो रेटिंग दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या है, आप बहुत सारे क्वेश्चन की लिस्ट बनाते हैं,
जिसके अकॉर्डिंग आप पूरा सर्वे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंटल मेथड। डेवलपमेंटल मेथड हमारा क्या है, दो प्रकार का है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, हम अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को लेते हैं, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग अलग ग्रुप के बच्चों को ले लेते हैं, उन पर स्टडी करते हैं, तो वो होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, हम एक ही बच्चे को ले रहे हैं, है ना, मतलब कि सेम बच्चे को ले रहे हैं, जैसे 2-1 बच्चे ले लिए हमने, या एक पर्टिकुलर एक ही बच्चा ले लिया, तो उसकी हमने आज स्टडी करी, 2-3 साल बाद स्टडी करी, फिर 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसे स्टडी करी, मतलब उसमें सेम पर्सन रहता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, सेम पर्सन रहेगा, सेम सैंपल और सेम पीपल रहता है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल में अलग अलग व्यक्ति रहेंगे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम सेम रहेगा उसका, ठीक। तो उसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली में देखो जैसे कि लिखा गया है यहाँ पर डिफरेंट सैंपल्स होते हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनली में क्या होता है, सेम सैंपल, क्योंकि एक ही बच्चे की स्टडी कर रहे हो ना आप, तो सैंपल तो आपका सेम ही है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्रॉस सेक्शनल का, स्नैपशॉट ऑफ अ गिवन पॉइंट इन टाइम चेंज एट अ सोसाइटल लेवल, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल क्या है, चेंज एट द इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल में क्या है, सोसाइटल मतलब कि अलग अलग लोग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग से चेंज आता है उनका, है ना, अलग अलग एज के ग्रुप बच्चे हैं तो उनके हिसाब से स्टडी होती है। उसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनली में भाई एक इकलौता बच्चा है, तो उसके पर्सनल मतलब कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसी पर स्टडी कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से चेंज आएगा। उसके बाद आता है हमारा क्लिनिकल मेथड। तो क्लिनिकल मेथड क्या होता है हमारा, प्रोपाउंडेड बाय लाइटनर विटमर, ठीक है। लाइटनर विटमर ने ये प्रोपाउंड किया था, मतलब कि दिया था। क्या है इसमें, मानसिक बीमारी, है ना, असामान्य व्यवहार या फिर मनोरोग समस्या के उपचार से संबंधित होती है ये, ठीक है। मनोविज्ञान की एक शाखा है क्या, क्लिनिकल मेथड, ठीक है। तो आपकी ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। तो आपने आज साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर ली है, जिसमें आपने साइकोलॉजी जाना, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है वो जाना। उसके अलावा हमारे मेथड होते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड और एक्सपोजिशन मेथड, वो उनको अच्छे से आपने जान लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आप पढ़ लोगे तो आपकी फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।